सभी को नमस्कार। रियल एनालिसिस की इस क्लास में आप सबका स्वागत। मैं रफ़ीक अहमद। हम इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं और इनफाइनाइट सीरीज में डी मॉर्गन टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हम आज लेंगे। इसके अलावा गॉस टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस भी लेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा UN इतनी दी हुई है, तो ये nवां पद हो जाएगा। UN बराबर 135 अप टू 2n-1 का अपॉन 246 अप टू 2n इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू n अपॉन n+1 फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। तो सीधे हमें सीरीज का nवां पद दिया हुआ है और ये nवां पद इस प्रकार का है, यानी सीरीज के पद इस प्रकार के हैं कि किसी भी पद से अगले पद में जाने पर फैक्टर्स बढ़ेंगे। जैसे पहले पद में ओनली अगर U1 लें हम पहला पद, तो यहाँ पे केवल 1 होगा अपॉन 2 स्क्वायर रहेगा और यहाँ 1 अपॉन 2 n बराबर 1 रखने पर। दूसरा पद लेंगे तो उसमें 1 इंटू 3 बटे 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा 2 बटे 3। इसी प्रकार तीसरा पद लेंगे तो 1 3 5 की सीरीज 5 पर एंड होगी। जैसे n बराबर 3 रखें तो आखिरी फैक्टर आता है 5 और नीचे आखिरी फैक्टर आता है 6, तो नीचे 2 4 6 पर एंड हो जाएगी। तो इस तरह से 1 3 5 के गुणनफल ऊपर हैं और नीचे 2 4 6 आदि के गुणनफल हैं और इनमें लास्ट फैक्टर क्या होगा, तो वो है nवें पद में 2n-1 होगा और नीचे 2n होगा और ये अलग फैक्टर हैं। इनमें फैक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल वैल्यू बदलेगी। तो nवां पद तो ये जैसा दे रखा है वैसा ही लिख लिया। अब अगला पद nवें पद के बाद n+1वां पद, तो ऊपर जितने फैक्टर nवें पद में आ गए हैं वो तो n+1वें पद में भी आएंगे और एक फैक्टर बढ़ेगा जो इस वाले से 2 ज़्यादा होगा और नीचे 2 से लेके 2n-1 तक के गुणनफल तो होंगे ही और एक फैक्टर बढ़ेगा जो इस वाले से लास्ट फैक्टर से 2 अधिक होगा 2n+2 और होल स्क्वायर रहेगा ही। यहाँ केवल n के स्थान पर n+1 हो जाएगा, नीचे भी n के स्थान पर n+1 हो जाएगा, तो ये टर्म n+2 हो जाएगी। तो ये n+1वां पद हो गया। एक पद से अगले पद में जाने पर यहाँ ऊपर एक फैक्टर बढ़ेगा और नीचे एक फैक्टर बढ़ेगा, या ऐसे कह सकते हो कि जैसे nवें पद में ऊपर आखिरी फैक्टर 2n-1 है, तो n+1वें पद में आखिरी फैक्टर हो जाएगा n की जगह n+1 रखने पर 2n+1। इसी तरह से नीचे n की जगह n+1 रखने पर आखिरी फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू n+1 यानी कि 2n+2। तो वैसे देख सकते हैं। अब ये nवां पद हो गया और ये n+1वां पद हो गया। डिवाइड कर दें तो UN बटे UN+1। तो जो कॉमन फैक्टर हैं दोनों में वो तो कैंसिल हो जाएंगे। 1 से 2n-1 तक इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे 2 से 2n तक दोनों में हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो ये 2n+1 नीचे बचेगा और ये 2n+2 ऊपर पहुंच जाएगा और होल स्क्वायर रहेगा ही। इधर ये वाले जो फैक्टर है n/n+1 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिवर्स कर दिया है, n+2 बटे n+1 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करने पर UN बटे UN+1 आ जाता है। अब इसको और सरल कर लें, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो बाहर 4 आ जाएगा और ये वाला n, ये वाला n+2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जो यहाँ लिख दिया है। ये n यहाँ है ही और ये n+2 यहाँ है और इसमें से जो 2 कॉमन लिया था उसका स्क्वायर यानी 4 यहाँ जाएगा। नीचे ये 2n+1 का होल स्क्वायर फैक्टर रहेगा और ये n+1 इंटू n+1 n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो n+1 का स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएंगे, तो बचता है 4n इंटू n+2 अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर। UN बटे UN+1 ये बचता है। अब पहले तो हम डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाएं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN बटे UN+1 बराबर UN बटे UN+1 की ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। अब अपॉन n की फॉर्म बनाएं तो ऊपर से इस फैक्टर में से n कॉमन, बाहर n² हो जाएगा और इस फैक्टर में से n कॉमन लेंगे तो बाहर n² हो जाएगा, वो n² कट जाएंगे। इसमें से n कॉमन लिया था तो ये टर्म हो जाएगी 1+2 अपॉन n और इसमें से n कॉमन लिया था तो ये टर्म हो जाएगी 2+1 अपॉन n और स्क्वायर वगैरह अपनी जगह रहेंगे।
अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो 2/n और 1/n ये टेंस टू 0 हो जाएंगे, तो ऊपर 4 और नीचे 2 का स्क्वायर 4/4 यानी 1। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट वाली लिमिट 1 आ जाती है और इसलिए डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब जब डीएलएम्बर्ट से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं और हमारे पास इस समय दो विकल्प होते हैं, लॉग टेस्ट और रॉबे टेस्ट। अगर UN/UN+1 इस तरह का है कि उसमें ज़्यादा गुणनफल नहीं है, ज़्यादा पावर नहीं है, तो रॉबे टेस्ट उपयुक्त रहता है क्योंकि इस टर्म में से एक घटाना आसान होगा। तो हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट के फेल होने के बाद रॉबे टेस्ट लगा रहे हैं। रॉबे परीक्षण में हम लिमिट ये निकालते हैं n इंटू UN/UN+1 -1 की। तो मान रख दें n अपनी जगह, UN/UN+1 का ये मान जो ऊपर से लिया है और -1। अब 2n+1 एलसीएम 2n+1 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। ऊपर तो आ जाएगा n का गुणनफल यानी 4n² प्लस 8n माइनस ऑफ ये वाला पद इधर गुणा होगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलते हुए लिख दिया है 2n का स्क्वायर यानी 4n², दोनों के गुणनफल का दोगुना 4n और 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सरल कर लिया है, 4n² कैंसिल हो जाएंगे, 8n माइनस 4n ये 4n हो जाएगा और -1 और ये वाला n रहेगा ही और नीचे वाली टर्म रहेगी ही। अब इसमें से n कॉमन ले लें और इसमें से n कॉमन ले लें, तो जो n² कॉमन आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगी 4 - 1/n। इसमें से n कॉमन लिया तो ये टर्म हो जाएगी 2 + 1/n का होल स्क्वायर। और अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो अभी भी 4/2 का स्क्वायर यानी 4/4 यानी 1 ही आएगा। तो रॉबे परीक्षण की जो लिमिट है वो भी बना रही है, इसका मतलब रॉबे परीक्षण से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब रॉबे से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट जो है वो लगाएंगे और उसमें किस पद की लिमिट निकाली जाती है। रॉबे टेस्ट में हमने जिस टर्म की लिमिट निकाली थी उसमें से एक घटा के और log n से गुणा इस पूरे पद की लिमिट निकाली जाती है। n इंटू UN/UN+1 -1 इतनी टर्म तो रॉबे में ही थी, उस टर्म में से एक घटाएं और फिर इस पूरी टर्म को log n से गुणा, इस पद की लिमिट निकालते हैं डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट में। अब इसको सॉल्व करें तो log n एज इट इज और ये इतनी जो टर्म है n इंटू UN/UN+1 -1 इस पूरी टर्म का ऊपर से सॉल्व किया हुआ मान रख दें जो हमने रॉबे टेस्ट में सॉल्व किया था, ये वाला मान n इंटू 4n - 1/2n+1 का होल स्क्वायर -1। अब log n एज इट इज़ और इसमें एलसीएम लें, 2n+1 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ऊपर तो हो जाएगा 4n² माइनस n और माइनस ऑफ ये टर्म इधर गुणा होगी 1 से और इसको होल स्क्वायर खोलते हुए लिख दिया है तो 4n² प्लस 4n प्लस 1 नीचे की टर्म एलसीएम जो है वो आएगा। इसके बाद यहाँ पर 4n² कैंसिल हो जाएंगे, -n और -4n -5n हो जाएगा और -1 ये टर्म ऊपर आ गई, नीचे 2n+1 का होल स्क्वायर इंटू लॉग n। एक n ऊपर से कॉमन लेंगे और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n² कॉमन आएगा, तो ऊपर से n कॉमन लिया नीचे से n² तो बटे n² हो जाएगा जिसको log n के नीचे लिख दिया है। यहाँ से n कॉमन ले लिया था तो -5 - 1/n और इसमें से n कॉमन ले लिया था तो 2 + 1/n का होल स्क्वायर, एक n यहाँ लगा दिया। अब ये दो पदों का गुणनफल मानते हुए दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दें, log n/n पर लिमिट अलग और इस सेकंड टर्म पर लिमिट अलग। ये सेकंड टर्म पर लिमिट लगाएंगे तो 1/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा और 1/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -5/2 का स्क्वायर यानी -5/4 और ये log n/n जो स्टैंडर्ड लिमिट है जो हमने पहले भी यूज़ की है ये 0 होती है। तो log n/n पर लिमिट तो 0 हो जाएगी और ये वाली लिमिट -5/4 हो जाएगी। 0 इंटू -5/4 यानी 0 ही आ जाती है, यानी डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट वाली जो लिमिट है वो 0 आ जाती है, यानी 0 का मतलब 1 से कम आती है और 1 से कम हो तो निष्कर्ष ये है कि सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो अतः डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट से ये निष्कर्ष निकल गया कि सीरीज डाइवर्जेंट है, अपसारी है। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाया, उसकी लिमिट 1 आई तो उससे कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। फिर रॉबे टेस्ट लगाया, रॉबे टेस्ट वाली लिमिट भी 1 आ गई तो नो कंक्लूज़न बाय रॉबे टेस्ट ऑल्सो, उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर हमने डी मॉर्गन टेस्ट लगाया तो उसमें लिमिट जो है 1 से कम आ गई और इससे
सिद्ध हो गया कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे विकल्प से भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो डीएलम्बर्ट, रोबे, लॉग एंड डी मॉर्गन उस वाले विकल्प से किए हैं। मैंने जब ये परीक्षण लिखाए थे तो बताया था कि डीएलम्बर्ट, रोबे, लॉग एंड डी मॉर्गन इन सब का विकल्प है गॉस, यानी जो क्वेश्चंस इनसे हो सकते हैं वो गॉस से भी हो सकते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चंस को हम गॉस से करेंगे। तो अभी इसी क्वेश्चन को एक बार गॉस परीक्षण से करके देख लें, और जिससे कि गॉस परीक्षण को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी समझ में आ जाएगा। एक बार तो मैं गॉस परीक्षण का स्टेटमेंट रिवाइज कर दूं। गॉस परीक्षण का स्टेटमेंट यह था कि धनपदों की श्रेणी सिग्मा UN, उसके लिए nवां पद अपॉन n+1वां पद को हल करते हैं और लिमिट नहीं लगाते, केवल UN/UN+1 को हल करते हैं और इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अपॉन n प्लस 1/n की पावर p इंटू गामा n। UN/UN+1 को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। जब इस रूप में व्यक्त हो जाएगा तो उसके बाद गॉस परीक्षण से निष्कर्ष क्या होंगे। पहले तो इस रूप में व्यक्त करने की कंडीशंस हैं कि ये जो अल्फ़ा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, p जो है वो एक से बड़ा पूर्णांक होना चाहिए, और गामा n ऐसा कोई पद होना चाहिए कि गामा n से बना अनुक्रम परिबद्ध हो जाए। तो ये तो शर्तें हैं। उसके बाद सीरीज का डिसीजन इन अल्फ़ा और बीटा के मानों पर होता है। पहले तो ये देखना होगा कि p एक से बड़ा हो और ये जो गामा n है वो कोई ऐसा टर्म हो कि गामा n से बना अनुक्रम परिबद्ध हो। उसके बाद अल्फ़ा और बीटा के मान कितने हैं उससे डिसीजन होता है। फर्स्टली अल्फ़ा से डिसीजन होता है, यानी अल्फ़ा अगर एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट श्रेणी, और अगर अल्फ़ा एक से छोटा है तो डाइवर्जेंट। अगर अल्फ़ा एक से बड़ा या एक से छोटा है जब तो अल्फ़ा से ही डिसीजन हो जाएगा, बीटा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब अल्फ़ा बराबर 1 हो तो फिर डिसीजन बीटा से होता है। अल्फ़ा बराबर 1 होते हुए बीटा एक से बड़ा होने पर कन्वर्जेंट, और बीटा एक से कम या बराबर होने पर डाइवर्जेंट। बराबर भी है, बीटा एक से कम हो या एक के बराबर हो, दोनों ही केसेस में डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये बीटा से डिसीजन तब होगा जब अल्फ़ा का मान 1 हो। अगर अल्फ़ा का मान 1 नहीं है, अल्फ़ा 1 से बड़ा या 1 से छोटा है तो अल्फ़ा से ही डिसीजन हो जाएगा, और अल्फ़ा बराबर 1 हो तो फिर बीटा से होगा। ये गॉस थ्योरम का या गॉस टेस्ट का स्टेटमेंट है, जो पहले भी हमने समझा है लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया था, यानी इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं किया था। अब हम इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट से किया है, इसी क्वेश्चन को गॉस परीक्षण से भी कर लें। तो UN/UN+1 तो अभी हमने सॉल्व किया था, वही आएगा 4n × n+2/2n+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा क्योंकि गॉस परीक्षण से कर रहे हैं तो ये प्रयास होगा कि इस पद को, इस पूरी टर्म को उस रूप में व्यक्त कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा/n प्लस 1/n की पावर p इंटू गामा n। तो इसको उस रूप में व्यक्त करेंगे तो उसका तरीका ये होगा कि हम इन सारे फैक्टर्स को 1/n वाले रूप में बना लें, यानी n की अधिकतम पावर कॉमन ले लें ताकि 1/n का फंक्शन बन जाए। तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा 1 + 2/n, और इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर, इसमें से 2n ही कॉमन ले लो क्योंकि 1 प्लस समथिंग बनाना है। 2n कॉमन ले लेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा 1 + 1/2n। इसमें से 2n कॉमन लिया है तो होल स्क्वायर सहित 4n² बाहर आएगा, और ऊपर इसमें से n कॉमन ले लिया है तो ऊपर भी 4n² हो जाएगा। वो 4n² कैंसिल भी हो जाएंगे। 4 कैंसिल नहीं किया था, अब कर देंगे, यहाँ 4 रख लिया, n² कैंसिल किया था, अब ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो फैक्टर बचा 1 + 2/n ये एज इट इज़, और नीचे वाला जो फैक्टर है उसको होल पावर नेगेटिव करके ऊपर ले लें, तो 1 + 1/2n की होल पावर -2 हो जाएगी, और ये फैक्टर भी ऊपर आ जाएगा, यानी 1 प्लस समथिंग की फॉर्म बना लें सारे फैक्टर्स को। अब आगे सॉल्व करें तो हमारा प्रयास ये है कि इस UN/UN+1 की वैल्यू को इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं, इस रूप में व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो अपॉन n की फॉर्म है ये पूरी, हर में n होगा, तो इसलिए ये इस रूप से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये वाला फैक्टर तो एज इट इज़, और ये 1 प्लस समथिंग की होल पावर -2 का प्रसार कर दें। एक्सपेंशंस मैंने बताई रखे हैं, वो याद भी होंगे, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो एक्सपेंशन यहाँ काम आ रहा है
1 प्लस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ एंड सो ऑन। यानी हर पद में x की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, संख्यात्मक गुणांक 1 2 3 4 ऐसे आएंगे और चिन्ह अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो एक्सपेंशन होता है होल पावर -2 के लिए, इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आएगा 1, फिर -2x, x की जगह 1/2n, तो -2 इंटू एक्स, फिर आएगा +3 इंटू इस 1/2n का स्क्वायर, फिर -4 इंटू 1/2n का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन हो गया फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़, और इसको और सरल करें तो ये फैक्टर तो अभी इतना ही रखा है, इसको थोड़ा सरल करके लिख दिया 1, या 2 कैंसिल हो गए, -1/n, इसको सरल कर दिया तो ये 3/4n² हो जाएगा। ये नीचे 2 की पावर 3 8 होगा तो 4/8 यानी 2 रह जाएगा एंड सो ऑन। अब इस फैक्टर को इस फैक्टर से गुणा करेंगे, इसमें 2 ही पद हैं और इसमें अनंत पद हैं, और गुणा करके एक जैसे पदों को एक साथ लिखेंगे। तो जब हम गुणा होगा तो ऐसे होगा कि 1 सबसे गुणा होगा और 2/n भी सबसे गुणा होगा। तो इस तरह से जब हम इन दोनों को इन सब से गुणा करेंगे तो अचर पद केवल एक ही आएगा, जब 1 को 1 से करेंगे वो तो आ जाएगा 1। फिर अपॉन n के पद 2 होंगे, एक तो 1 को -1/n से गुणा करेंगे तो आएगा -1/n, और दूसरा आएगा 2/n को 1 से करेंगे तो +2/n, तो -1/n और +2/n, तो वो हो जाएगा 1/n। अपॉन n का पद ये हो जाएगा, यानी 1/n की सिंगल पावर का पद ये हो जाएगा। फिर अपॉन n² के पद 2 आएंगे, एक तो 1 को इधर इस वाले से गुणा करने पर 3/4n², और एक 2/n को अपॉन n वाले पद से गुणा करने पर -2/n²। तो 3/4 -2 और 1/n² कॉमन। इसके बाद जो पद आएंगे वो n³ के आएंगे, 1/n³ के। तो वो आएगा एक तो इसको इससे करने पर, एक अपॉन n वाले को अपॉन n² वाले से करने पर, उन दोनों पदों को मिला के और उनमें से 1/n³ कॉमन ले लिया और यहाँ लिख लिया। और सरल कर लें तो फर्स्ट टर्म 1, सेकंड 1/n, ये 3/4 -2 -5/4 हो जाएगा, और यहाँ से और आगे तक के सारे पदों में से 1/n² कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 1/n² कॉमन ले लिया तो ये पद तो -5/4 हो जाएगा, ये पद 3/2 -1/2 तो 1 हो जाएगा, और 1/n³ था जो 1/n हो जाएगा, क्योंकि 1/n² कॉमन ले लिया, प्लस अन्य पद। अन्य जो पद होंगे उसमें जैसे इसमें 1/n है, अगले में 1/n² वाला होगा, उससे अगले में 1/n³ वाला होगा एंड सो ऑन। अब ये उस रूप में आ गया जो गॉस वाला रूप है, अल्फ़ा प्लस β/n प्लस 1/n की पावर p, और ये पूरी जो टर्म है इनफाइनाइट पदों का जो योग है, इसको नाम दे देंगे हम गामा n, यानी अल्फ़ा प्लस β/n प्लस 1/n की पावर p, और इस पूरे को कह देंगे गामा n। यानी ये जो आया उसकी इस गॉस वाली टर्म से तुलना करें तो अल्फ़ा की जगह तो 1 है, बीटा का मान 1 है, p की जगह 2 है, और गामा n ये पूरी टर्म है। तो वो बात यहाँ लिख दी, अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 1, p जो है 2 है जो 1 से बड़ा है, जैसा कि ज़रूरत होती है गॉस परीक्षण में, और गामा n ये इनफाइनाइट पदों का योग है। अब कंडीशंस देखें, गामा n ये टर्म है, तो गामा n से बना अनुक्रम परिबद्ध क्यों होगा? अनुक्रम में हमने पढ़ा है कि अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, यानी कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, और अगर गामा n जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट देखी जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ गामा n, अगर वो परिमित राशि आ जाए, परिमित राशि, तो इसका मतलब है कि ये अनुक्रम गामा n अभिसारी है, उसकी एक सीमा आ रही है अद्वितीय राशि, और अभिसारी है तो परिबद्ध होगा। तो गामा n की जो वैल्यू यहाँ आ रही है -5/4 कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद 1/n, उसके बाद 1/n² का पद, फिर 1/n³ का पद, इस तरह से आएंगे। तो अगर हम गामा n पर लिमिट लगा के देखें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ गामा n, तो ये अपॉन n वाले सारे पद 0 हो जाएंगे और लिमिट आएगी -5/4, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ गामा n
ये -5/4 यानी एक परिमित राशि आ जाएगी। इसका मतलब अनुक्रम गामा एन की सीमा -5/4 है, और अनुक्रम गामा एन की सीमा जब -5/4 है यानी परिमित है, तो ये अनुक्रम कन्वर्जेंट कहलाएगा। और जब अनुक्रम कन्वर्जेंट है तो फिर वो परिबद्ध भी होगा, बाउंडेड भी होगा। तो वो जो कंडीशन है कि गामा एन ऐसा पद आना चाहिए कि गामा एन से बना अनुक्रम परिबद्ध हो, वो इस तरह से सिद्ध हो जाता है। तो उसमें गॉस परीक्षण के आगे भी हम सवाल करेंगे, तो उसमें केवल ये देख लें कि गामा एन किस प्रकार का आएगा। गामा एन इस प्रकार का आएगा, अचर प्लस 1/n का पद प्लस 1/n² का पद प्लस 1/n³ का पद, इस तरह का आएगा। और इस तरह का कोई भी पद होगा तो गामा एन पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर ये सब तो जीरो हो जाएंगे, और ये जो भी अचर है वही सीमा आ जाएगी। और वो सीमा आ गई का मतलब वो गामा एन का अनुक्रम परिबद्ध हो गया, अभिसारी हो गया, और अभिसारी हो गया तो परिबद्ध हो गया। तो परिबद्धता केवल देख लेनी है और वो आएगी ही। इस प्रक्रिया से अगर हम करेंगे तो गामा एन ऐसा ही पद आएगा कि उसके द्वारा बना अनुक्रम परिबद्ध होगा अभिसारी होने के कारण। तो गामा एन परिबद्ध है, पी का मान 1 से बड़ा है, तो गॉस की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। तो अब डिसीजन होगा अल्फ़ा और बीटा के मानों से। अल्फ़ा 1 आया था और बीटा 1 है। अल्फ़ा 1 से बड़ा या छोटा आता है तो अल्फ़ा से डिसीजन होता, लेकिन अल्फ़ा जब 1 आ गया तो फिर डिसीजन होगा बीटा के मान से। और बीटा के निष्कर्ष ये है कि अगर बीटा 1 से बड़ा आता तो श्रेणी कन्वर्जेंट हो जाती, और बीटा 1 से कम या बराबर आए तो डाइवर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ बीटा 1 के बराबर आ रहा है, अतः गॉस परीक्षण से हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से गॉस परीक्षण को उपयोग किया जाता है। अब हम आगे 2-3 क्वेश्चंस गॉस परीक्षण से ही करेंगे डायरेक्टली। आज केवल इस वीडियो में एक ही और करेंगे और उसके बाद अगले वीडियोस में करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लें। इसमें सीरीज सिग्मा UN इस तरह से दे रखी है। इसमें वही है कि ऊपर और नीचे फैक्टर्स की संख्या बढ़ रही है। पहले a, फिर 2 फैक्टर हो गए a × a+1, फिर 3 हो गए a × a+1 a+2, ऐसे नीचे। तो nवें पद में कितने होंगे? तो nवें पद में भी ऐसे ही होगा a+1 a+2 अप टू आखिरी फैक्टर क्या होगा वो देख लें। तो आखिरी फैक्टर में भी a प्लस समथिंग होगा। जैसे दूसरे में आखिरी फैक्टर है a+1, दूसरे में 1 है। तीसरे पद में आखिरी फैक्टर में a+2 है, तीसरे में 2। तो nवें में होगा आखिरी फैक्टर में a+n-1। तो nवें पद में a+1 a+2 इस तरह से फैक्टर्स का गुणनफल चलेगा और आखिरी फैक्टर होगा a+n-1। और सिमिलरली नीचे b वाले फैक्टर होंगे b, b+1 b+2 और आखिरी फैक्टर होगा b+n-1। तो ये इसको देखते हुए nवां पद हो गया। फिर इसका अगला पद ले लेंगे n+1वां पद। तो n+1वां पद में जैसा कि दिख रहा है जितने पद nवें पद में आए हैं, जितने फैक्टर, वो तो आएंगे ही और एक और बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे a+1 था तो अगले में जो एक और बढ़ेगा वो a+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a+n-1 था वो तो रहेगा ही, और अगला जो फैक्टर बढ़ेगा वो a+n हो जाएगा। और सिमिलरली नीचे भी एक फैक्टर बढ़ेगा, एक फैक्टर ऊपर और एक फैक्टर नीचे बढ़ेगा एक पद से अगले पद में जाने पर। जैसे यहाँ दूसरे पद से तीसरे पद में जा रहे हैं तो जो 2 फैक्टर थे वो तो रहेंगे ही, एक बढ़ जाएगा। ऐसे नीचे 2 फैक्टर थे वो तो अगले में भी रहेंगे, एक बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से nवें पद में जितने फैक्टर हैं वो तो रहेंगे ही, एक बढ़ जाएगा। और नीचे भी जो फैक्टर थे वो अगले पद में भी रहेंगे, एक बढ़ जाएगा। फिर इसमें इसका भाग दे देंगे UN/UN+1 यानी डिवाइड कर देंगे, तो जो कॉमन टर्म है दोनों में वो तो कैंसिल हो जाएंगी, केवल ये 2 बचेंगे। भाग देंगे तो ये नीचे बचेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसको गॉस परीक्षण से करना है तो इस पद को उस रूप में व्यक्त करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा/n प्लस 1/n�p इंटू गामा n, उस रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए ऊपर से n कॉमन और नीचे से n कॉमन, ये कॉमन लेंगे। पहले इसको b+n को n+b लिख दिया है और a+n को n+a लिख दिया है। अब इसमें से n कॉमन और इसमें से n कॉमन, तो ये हो जाएगा 1+b/n और ये हो जाएगा 1+a/n। 1+b/n ऊपर वाला फैक्टर तो एज इट इज, और नीचे वाला फैक्टर को ऊपर ले लेंगे होल पावर -1 करके। उसके बाद 1+b/n फैक्टर एज इट इज, और ये 1+ समथिंग की होल पावर -1 का एक्सपेंशन कर देंगे। होल पावर -1 हो तो प्रसार क्या होता है, 1+x की होल पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस अन्य, यानी x की पावर बढ़ती जाएंगी एक एक,
चिन्ह एकांतर क्रम में प्लस माइनस आएंगे और संख्यात्मक गुणांक सबका 1 1 1 1 1 होगा, होल पावर -1 में। तो इस एक्सपेंशन का उपयोग करें तो 1 माइनस ए अपॉन एन प्लस ए अपॉन एन का स्क्वायर प्लस ए अपॉन एन का होल माइनस ए अपॉन एन का होल क्यूब एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन कर दिया। अब इसके बाद इस फैक्टर को इस फैक्टर से गुणा करना है, तो इसके दोनों पद इसके हर पद से गुणा होंगे, यानी 1 सबसे गुणा होगा और बी अपॉन एन सबसे गुणा होगा। इस तरह से जो गुणनफल आएंगे उनको 1 अपॉन एन की घात के क्रम में जमा लें। तो कांस्टेंट टर्म तो आएगी जब केवल एक ही तरीके से, जब 1 को 1 से करेंगे। 1 अपॉन एन के पद दो आएंगे, एक तो 1 को इससे करेंगे तो माइनस ए अपॉन एन, और एक अपॉन एन वाले पद को 1 से करेंगे तो आएगा प्लस बी अपॉन एन। अपॉन एन स्क्वायर के पद देखें तो आएंगे, एक तो इसको इससे करेंगे ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, फिर अपॉन एन वाले को अपॉन एन वाले से करेंगे तो आ जाएगा इसका इससे गुणा माइनस ए बी अपॉन एन स्क्वायर, ये दो पद आएंगे। और फिर एन क्यूब के भी आएंगे, तो वो भी लिख लिए हैं, वो आएंगे 1 को एन क्यूब वाले से, फिर अपॉन एन वाले को अपॉन एन स्क्वायर वाले से, ये दो एन क्यूब के पद आएंगे। इनको और मिला के लिख दें, अपॉन एन वाले जो दो पद हैं उनको एक साथ लिख दें, तो 1 तो अचर और ये दोनों मिलके हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन। एन स्क्वायर के दो पद हैं, वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एन स्क्वायर, और एन क्यूब के पदों को भी लिख लिया। अब ये जो अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, ये जो पद हैं इन सब में से 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये टर्म ओनली ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक अचर पद रह जाएगा, और ये टर्म रह जाएगी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपॉन एन, फिर इससे अगला पद होगा वो होगा कोई अचर बटे एन स्क्वायर, इस तरह से। अब ये उस रूप में आ गया जो गॉस परीक्षण का रूप है, ये अल्फ़ा है, ये ऊपर का जो अचर है ये बीटा हो जाएगा, यानी ये अल्फ़ा बीटा बटे एन, और ये 1 अपॉन एन की पावर पी, और इस पूरी टर्म को कह देंगे गामा एन। तो यहाँ जो गामा एन आया वो तो ये पूरी टर्म है, और ये उसी प्रकार का जैसा पिछले क्वेश्चन में आया था, अचर प्लस अचर बटे एन प्लस अचर बटे एन क्यूब एंड सो ऑन, एन स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये गामा एन उसी लॉजिक से जैसे हमने ऊपर किया था, ऐसा पद है कि इस गामा एन से बना अनुक्रम परिबद्ध हो जाएगा, क्योंकि इस अनुक्रम की सीमा एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर ये सब जीरो हो जाएंगे, बटे एन वाले बटे एन स्क्वायर वाले, और सीमा ये आएगी। तो गामा एन अनुक्रम की सीमा जब ये परिमित राशि आएगी तो गामा एन अभिसारी है, और अभिसारी है तो परिबद्ध होगा। तो गामा एन ऐसा पद है कि गामा एन से बना अनुक्रम परिबद्ध है। पी की जगह 2 है, तो पी बराबर 2 है जो कि 1 से बड़ा है। तो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो सीरीज का डिसीजन अल्फ़ा या बीटा से होगा। अल्फ़ा अगर 1 से कम होता या 1 से ज़्यादा होता तो अल्फ़ा से होता, लेकिन अल्फ़ा का मान 1 है, तो फिर डिसीजन बीटा से होगा। बीटा का मान है बी माइनस ए। तो अतः गॉस परीक्षण से सिग्मा यू एन अभिसारी होगी यदि बीटा अर्थात बी माइनस ए 1 से बड़ा हो, और बी माइनस ए 1 से बड़ा हो को ऐसे कह सकते हैं, ए को इधर ले जाएं तो बी बड़ा हो ए प्लस 1 से, और डाइवर्जेंट यदि बीटा यानी बी माइनस ए 1 से कम या बराबर हो, यानी ये। तो ये गॉस परीक्षण से इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। अगले वीडियो में गॉस परीक्षण से कुछ 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।